हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग बेटा। यस। हेलो बेटा, हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसा लग रहा है बैच ज्वाइन करके? लास्ट वीक तो अपनी पहली क्लास थी और तब तक आपकी एक क्लासेस हुई थी और सब्जेक्ट्स की भी। हम्म। दो ही सब्जेक्ट की क्लास हुई थी, तीसरी हमारी हो गई थी। नहीं, चौथी हमारी थी, ठीक है। या शायद दूसरी हमारी थी, ऐसा कुछ था। जो भी है। अभी कैसा लग रहा है बेटा? इस वीक में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस हुई हैं। अच्छा लग रहा है? कुछ नया नया लग रहा है? बड़े हो गए हैं ऐसी फीलिंग आ रही है? जब हम बड़े हो गए हैं हमारी पढ़ाई भी थोड़ी अ, बड़ों जैसी हो रही है, ऐसा कुछ है? हाय बेबी। हेलो। ओ, थैंक यू शनि। सेकंड हुआ था मेरा, यस। वेडनेसडे को हुआ था और सेकंड स्लॉट में था, हाँ जी। अच्छा लग रहा है ऐसा? बड़ों वाली फीलिंग आ रही है ना अब कि हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हाँ। इस साल का पेपर देखा आपने? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जान पहचान में दीदी भैया कोई भी ऐसा है जिसने अभी 3 तारीख को पेपर दिया है, तो प्लीज़ उनसे पेपर लेकर के आप उसकी फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है? आपकी जान पहचान में दीदी भैया कोई ऐसे हों जिन्होंने लास्ट ईयर भी नीट का पेपर दिया हो, तो प्लीज़ उनके पास वो पेपर होगा, आप उनसे वो पेपर लेकर के भी फ़ोटोकॉपी करके रख लीजिएगा। ठीक है? और आप ही की जान पहचान में बेटा अगली साल भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे आपके दीदी भैया लोग, जो कि नेक्स्ट ईयर भी 2027 में नीट का पेपर देंगे, क्योंकि आप लोग तो 28 में देंगे। तो उनसे भी बेटा पेपर लेकर के फिजिकली अपने पास फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा। ठीक है? कम से कम 5 साल के पेपर आपके पास इन हैंड होने चाहिए। कोई नहीं है? ओह, तो मतलब आप लोगों को भेजना पड़ेगा ऐसा? कोई दीदी भैया नहीं? अरे यार, ऐसे मत बोलो, तुम्हारे दीदी भैया फिर हम सभी हम ही बन जाएंगे। ऐसे मत बोलो बच्चा। कोई नहीं है? कोई कैसे नहीं है भाई, सब है तुम्हारे। ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई नहीं है? हाँ जी। अगर किसी के हैं जान पहचान में दीदी भैया लोग, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनसे पेपर लेके फोटोकॉपी करके रख। और अगर कोई नहीं है तो फिर मैं ही बन जाती हूँ तुम्हारी दीदी भैया। और तो क्या कर सकते हैं? हाँ जी। फिर हम ही बन जाते हैं दीदी भैया, और तो क्या कर सकते हैं? है ना? ऑन टेबल, ऑन टेबल। चलिए। हाँ जी। हाँ। कोई नहीं है? मैडम आप ही हैं जो हैं। कोई बात नहीं, चलो हम ही बन जाएंगे। पर हाँ, आप लोगों के पास पेपर्स होने चाहिए कम से कम 5 सालों के। तो 1 साल तो आपको अगली साल का मिलेगा, एक इस साल का, एक पिछले साल का। 3 तो बेटा मैं आपको कोशिश करती हूँ देने की। इस साल वाला तो दे ही देंगे। ठीक है? आप उसका प्रिंट आउट तो निकलवा सकते हो कि वो भी नहीं निकाल सकते हो? मैं अगर आप लोगों को पेपर प्रोवाइड कर दूंगी तो उसका प्रिंट आउट तो निकाल सकते हैं? पूरे खानदान में मैडम पहली बार नीट दे रहे हैं, बताओ। अब ऐसी खानदानी बातें करोगे तो फिर हम छोटा महसूस करते हैं अपने आप को। चलिए। तो एनिमल किंगडम हमारा चैप्टर चल रहा है, प्राणी जगत या जंतु जगत भी जिसको हम बोलते हैं, जिसका आज है लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में आप लोगों का बहुत सारा प्यार और रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिला। आज आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बिल्कुल जनरल जनरल बात की थी। हमने बात की थी कि होता क्या है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, उनमें 5 कौन कौन से जगत होते हैं, जिसमें हमने 5वां जगत देखा था एनिमल किंगडम, जो मैंने कहा था आपको मैं पढ़ाऊंगी। बाकी के जो 4 जगत हैं बेटा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, वो आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है? मैं 5 साल के पेपर भेजती हूँ। ठीक है? और कुछ? चलिए।
इसके बाद हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं। उसके बाद बेटा हमने बात की थी कि एनिमल्स को भी हमने कई सारे संघों में वर्गीकृत किया है। आया नहीं? आया नहीं? याद है कि नहीं? हमने देखा था एनिमल्स को या जंतु जगत को हमने 11 संघों में वर्गीकृत किया है। अब ये 11 संघों के नाम हमने देख लिए थे। संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और आखिरी था बेटा आपका संघ कॉर्डेटा। जिस क्रम में मैंने उस दिन आपको लिखवाया था उसी क्रम में बेटा मैं आज आपको बता रही हूँ, और इसी क्रम में आपको सुबह शाम दूध के साथ रिवाइज करना है। ठीक है? दूध पीते हो? बड़े हो गए हो? चाय पीते हो? कुछ भी नहीं पीते हो? पानी तो पीते होगे। तो जितनी बार आप पानी पियेंगे दिन में उतनी बार आपको इसको रिवाइज करना है, इसी क्रम में जिस क्रम में मैं आपको बता रही हूँ। क्यों मैं बोल रही हूँ बेटा इसी क्रम में याद करना है? क्योंकि इसी क्रम में बेटा हम सब कुछ इसका आगे नोट्स कवर करने वाले हैं। कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मैडम समरी नोट्स भी बनाने हैं। तो बेटा हमारी जो अर्जुना नीट हिंदी प्लस 2027 बैच है, उसकी बेटा टीम आपको चैप्टर खत्म होने के बाद वन शॉट देगी चैप्टर का, वहां से आप समरी नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद अच्छा, कवच कुशवाहा, नाम तुम्हारा जितना अच्छा है तुमने उतनी गंदी बात यहाँ पे लिखी है ना? कवच कुशवाहा, कुशवाहा साहब जितना अच्छा नाम लिए बैठे हैं उतनी गंदी बात आप लिख रहे हैं यहाँ पे, गलत बात है। ठीक है? याद कर लिया है आरुषि तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? इसके बाद बेटा हमने देखा था कि हम संघ को जो जगत है, जगत को कई सारे संघों में डिवाइड करते हैं। ठीक है? ये नेम लिखवा दो मैम, नाम बेटा लास्ट क्लास में लिखवाया है। लास्ट क्लास के नोट्स नहीं है क्या आपके पास? निकालें जल्दी से, एक बार वहां से रिवाइज करवा दें। वैसे तो मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है। अर्जुना एनिमल किंगडम 1 ओपन, मैंने सब कुछ लिखवाया हुआ है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने नहीं लिखवाया है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप देख सकते हैं, ये जाते जाते हमने ये लिखा था। ठीक है? तो अगर आपने नहीं लिखा है, आपकी ये पहली क्लास है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाकर के पिछली क्लास भी आप देख करके आइए, है ना? पिछली क्लास देखे बिना अगली क्लास देखने की गलती ना करें आप। ठीक है? इनको आपको इसी क्रम में याद करना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो जगत होता है वो जगत संघों में विभाजित होता है, या कई सारे संघ होते हैं जगत में। संघ के अंदर कई सारे वर्ग होते हैं। ठीक है? वर्ग के अंदर कई सारे ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स को आई गेस गण बोलते हैं। ऑर्डर्स के अंदर कई सारी फैमिलीज होती हैं, कुल फैमिलीज के अंदर कई सारी जीनस होते हैं, और जीनस के अंदर कई सारी स्पीशीज होती हैं। ये भी बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है? हमने ये भी, और ये भी आप लोग बेटा पढ़ेंगे आपके बॉटनी में, यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे हम जगत से जाति की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे बेटा जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं बेटा वहां जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वैसे वैसे विभिन्नताएं कम होती जाती हैं और समानताएं बढ़ती जाती हैं। इसका आप उल्टा कर लो, आप जाति से जगत की तरफ जाएंगे तो विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं, सिमिलैरिटीज या समानताएं कम होती जाती हैं। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ठीक है? और इसका मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था कि आपके घर में काफी लोग एक जैसे हैं, घर से बाहर निकलो तो आपके गांव में थोड़ी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, गांव से बाहर कस्बे में आपको थोड़ी और नई चीजें देखने को मिलेंगी, कस्बे से बाहर जब आप स्टेट लेवल पे जाते हैं तो आपको थोड़ा और बड़ी चीजें या डिफरेंट चीजें देखने को मिलती हैं। फिर जब आप एक देश के तौर पे देखते हैं तो आपको और ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती हैं, और जब आप एक विश्व के तौर पे देखते हैं, कई सारे अलग अलग देशों के लोगों को साथ में देखते हैं, तो आपको उतनी ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती हैं। नरगिस लिख रही हैं मैडम कसम से, किसकी? मेरी? मुझे नहीं मरना है, मेरी औलाद रह जाएगी। ठीक है ना? कसम से मैडम मुझे अर्जुना नीट हिंदी प्लस का एक्सेस नहीं मिला है। बेटा अर्जुना नीट हिंदी जो प्लस है वो सबको मिला है और सबको मिलेगा। ठीक है? अभी तक अर्जुना नीट हिंदी प्लस की एक भी क्लास नहीं हुई है। ठीक है? पहली क्लास उसकी भी यूट्यूब पे होगी, फ्री होगी, लेकिन उसके बाद वाली सारी क्लासेस केवल उन बच्चों को मिलेंगी जिनके पास अर्जुना नीट हिंदी 2027। तो आपको वो बैच प्लस वाला
अलग से नहीं खरीदना है। जिसके पास अर्जुना नीट हिंदी 2027 है उन सबको बेटा प्लस ऑटोमेटिकली अपने आप मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा था बेटा कि ये जो हमने जंतु जगत को इतने सारे संघों में विभाजित किया है किस आधार पे किया है? कोई तो रीजन होगा ना, या कोई तो आधार होगा ना, कोई तो बेसिस होगा, कोई तो बेस होगा। ठीक है, तो हमने किस आधार पर इतने सारे संघों में इसको विभाजित किया है? तो हमने देखा था हमारे पास 7 ऐसे आधार है। सबसे पहला हमारे पास आधार है संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको आज हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था कि देह सम्मिति यानी कि बॉडी सिमेट्री। फिर हमने देखा था बॉडी प्लान के आधार पर, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के आधार पर, बॉडी कैविटी या बॉडी सीलोम के आधार पर, खंडी भवन के आधार पर, और आखिरी बेटा जो हमारा पॉइंट था वो था नोटोकॉर्ड के आधार पर। ठीक है, तो इन 7 आधारों पर हमने एनिमल किंगडम को डिवाइड किया है 11 संघों में। तो आ जाए अब वापस से हम जहां थे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा वर्गीकरण का आधार। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस कम आ रही है, इस वजह से बेटा परसों लक्ष्य की क्लास हमें बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे नहीं पता वॉइस का क्या इशू आ रहा है, ऐसा देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, शॉर्ट नोट लास्ट में मिलेगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू आलिया। हाँ, मोहित गुप्ता पढ़ाई कर लें। एक बार बच्चे ना वॉइस का इशू बोल रहे हैं, एक बार आप चेक करिए प्लीज। 2 दिन से बच्चे ऐसा ही बोल रहे हैं, लक्ष्य में भी बोल रहे थे। एक बार आप भी चेक कर लीजिए प्लीज। वॉइस तो सारी वॉइस मतलब चेक कर ले रहा हूँ। हाँ प्लीज चेक, क्योंकि परसों तो इशू था लक्ष्य में। यस, अभी कुछ बेटर हुई बेटा? बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो आवाज फटने लग जाएगी। अभी बेटर हुई? अभी बेटर है? ठीक तो है मैम? ठीक तो एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि ये एक आध बच्चा बोले तो स्पैम समझ में आता है। लक्ष्य में भी बच्चे ये बात बोल रहे थे। चलो कोई नहीं। तो वर्गीकरण के आधार में बेटा सबसे पहला पॉइंट जो आप हमने लास्ट क्लास में लिखा था वो लिखिएगा संगठन का स्तर। इसे हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संगठन के स्तर के आधार पर बेटा, अरे नाखून नहीं चबा रही हूँ आदर्श, वहां पर ना थोड़ी सी स्किन निकल रही है और वो मुझे इरिटेट कर रही है, तो उसको मैं निकल, नाखून नहीं चबाती हूँ। ऑल्दो मैं बहुत लंबे नाखून नहीं रख पाती हूँ, बट ठीक ठीक। संगठन के स्तर के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो होते हैं जो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे जो ऊतक स्तर का संगठन दर्शाते हैं या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। तीसरे जो अंग स्तर का संगठन दर्शाते हैं या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दर्शाते हैं। और आखिरी जो अंग तंत्र स्तर का संगठन दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही लिखेंगे बेटा फ्लो चार्ट में, जैसे कि मैं लिख रही हूँ। ओके, हाँ जी लिखिए। जो गिर गया उसको नहीं खाना है, थ्रो कर लो। हाँ जी लिखिएगा। होता क्या है बेटा ये?
कोशिकीय स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन। साथ में नोट्स बनाए, साथ में बनाइए बेटा, क्या दिक्कत है, मैं आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों में आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अभी स्टार्टिंग है तो हम भी थोड़ा आराम आराम से पढ़ाएंगे, थोड़ा स्पीड कम रहेगी, लेकिन विद टाइम हमें भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। चलिए, तो कोशिकीय स्तर का संगठन वगैरह ये सब होता क्या मैडम, कैसी बातें कर रही हो, इतने नए नए नाम कैसे बता देती हो आप बेटा। इसलिए बता देती हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन की सबसे छोटी RHJD, अच्छे से समझाऊं ना मैम, समझा रही हूं ना बेटा। आप बताइए जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हाँ जी, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, या जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है। हाँ, तेजकरण, मॉड्यूल्स लेना है या नहीं लेना है। हाँ जी, जीवन की व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड यस कोशिका, प्रिया मोहम्मद कुछ नाम था बेटा। हाँ जी, शिवकांत, विकास, गुनगुन, वेरी गुड। तो हम सबको पता है बेटा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है, कोशिका। ठीक है, हम सबको, आप चाहो तो एक अलग से लिख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस में आप बॉटनी में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। हम सबको पता है बेटा कि जो कोशिका है, जिसे हम सेल बोल देते हैं, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि सेल इज दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, फिर हमें ये पता है कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर के जब एक ही काम करती हैं तो इन सब कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं। आया नहीं, कई सारी कोशिकाएं, डीपीपी नहीं मिल रहा है, नजहत जो भी आपका, नजहत जो भी नाम है बेटा, डीपीपी अभी मैंने नहीं दिया है। ठीक है, आपको डीपीपी नंबर 1 आज मिलेगा। लास्ट लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रो था, तब मैंने कुछ इतना पढ़ाया ही नहीं था कि मैं डीपीपी दे दूं। आज आपको डीपीपी 1 मिलेगा इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ। फिर हमने ये देखा है कि कई सारी कोशिकाएं मिलकर के एक काम करती हैं, और ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कह देते हैं। इसी तरीके से कई सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं बेटा जो मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब आप अपनी बात करिए जरा। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो आप बताइए आपकी बॉडी के अंदर कौन से स्तर का संगठन देखने को मिलता है। हाँ जी, आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कौन से स्तर का संगठन देखने को मिलता है, आप बताइए। आप बताइए आपकी बॉडी के अंदर किस स्तर का संगठन देखने को मिलता है। गलत है मैम, क्या गलत है प्रखर। हाँ, आपकी बॉडी के अंदर इनमें से कौन से स्तर का, ऑल, लास्ट वाला, यस बुशरा, हमारी बॉडी के अंदर मिलता है अंग तंत्र स्तर का, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे मैडम, आप बता सकते हो कैसे। आपको पता है हमारे पास केवल खाना पचाने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसका नाम है पाचन तंत्र, है ना। हमारे पास खाना पचाने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास सांस लेकर के उस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा बनाने के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसका नाम है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे पास शरीर में चीजों के परिवहन के लिए एक अलग से सिस्टम है जिसका नाम है परिसंचरण तंत्र, जो शरीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी पदार्थ का परिवहन करवाता है, परिसंचरण तंत्र। हमारे पास बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहा है उसको निकालने के लिए अलग से एक सिस्टम है जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। हमारे पास बच्चे पैदा करने के लिए एक पूरा अलग सिस्टम है, अंगों का समूह, जिसका नाम है जनन तंत्र। हमारे पास एक
तंत्रिका तंत्र है जो केवल और केवल पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारे पास अंतःस्रावी तंत्र है। ऐसे हमारे पास इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया जो स्किन वाला पूरा पार्ट हो गया। हमारे पास प्रतिरक्षा तंत्र हो गया जिसका केवल एक काम है बॉडी को इम्यूनिटी देना, बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देना। ठीक है, तो हमारे पास इतने सारे जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, इतने सारे सिस्टम्स, हर एक सिस्टम कई सारे ऑर्गन्स से मिलकर के बना है, कई सारे अंगों से मिलकर के बना है और एक सिस्टम एक काम कर रहा है। अब यही आपने अमीबा पढ़ा है, अमीबा पढ़ा है, ये भूत नहीं है, औलाद है मेरी। वासु एवरीबॉडी इज कॉलिंग यू मॉन्स्टर। हाँ, अब आप सबने अमीबा पढ़ा होगा। एक कोशिकी जीव का एग्जाम्पल आप लोगों ने अमीबा तो सुना ही होगा। अमीबा की अगर हम बात करें, ठीक है, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, एक अमीबा का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। कोशिकी स्तर का संगठन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमीबा की। ठीक है, एक हो गया अमीबा। ठीक है, इस अमीबा में एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, ब्रिंग योर स्टीयरिंग व्हील एंड यू कैन सिट एंड प्ले हियर। इसमें एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल कोशिका होती है। यस, एक कोशिका, बिल्कुल सही है। ये जो सिंगल सेल है, ठीक है, अमीबा, सोचो इसके अंदर अमीबा एक सिंगल सेल है भाई। इस सिंगल सेल में ही पाचन हो, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, परिसंचरण हो, जनन हो, जो कुछ भी करना है सब कुछ इस अमीबा की उस एक कोशिका को ही करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो बेसिक अंतर होता है बेटा इनमें, वो होता है बेटा श्रम का विभाजन। क्या होता है बेटा? श्रम का विभाजन। एक टर्म है जो आपको सीखना है, समझना है, श्रम का विभाजन, जिसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। वासु, गो आउटसाइड बेटा, यू आर डिस्टर्बिंग मी इन द क्लास। इसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर तो तुम्हें पता है मजदूरी होती है? मैडम आप मजदूरी बोल रहे हो? बिल्कुल मजदूरी बोल रही हो। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हर एक काम के लिए, अच्छा चलो मैं इसको ना और सिंपल टर्म्स में आपको समझाती हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ा और सिंपल टर्म्स में समझते हैं। क्या हो रहा है इसको भाई? ठीक है, श्रम का विभाजन क्या होता है? श्रम का विभाजन ऐसे समझिए, आज आप घर पे रहते हो, ठीक है, घर पे आपके साथ में मम्मा पापा हैं, ठीक है, आपके भाई बहन हैं, आपके दादा दादी भी हो सकता है साथ में रहते हो। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन करूं मैं? 1 मिनट, है ना, नॉइस क्रिएट करने वाले को ही कैंसिल कर देते ना। वासु, इसको टेबल पे स्टिक करो, टूट जाएगा, देखो ऐसे टूट जाएगा ना। You can stuck this on center table. Go. Switch on the fan there. Gate will be open. Switch off the fan there. ठीक है, चलिए, सॉरी सॉरी, चलिए। तो श्रम का विभाजन क्या होता है जरा उसको हम समझते हैं। श्रम का विभाजन मतलब काम का डिवीजन। आज आप घर पे रहते हैं, आपके घर में मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके घर में भाई बहन भी होंगे, आपके घर में हो सकता है, अच्छी चीज अगर ऐसा है तो आपके दादा दादी भी रहते होंगे। ठीक है, इतने सारे लोगों में काम डिवाइडेड होता होगा, हाँ या नहीं? जब आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो मम्मी पापा का क्या होता है, बेटा तू पढ़ ले, तू घर की किसी काम की चिंता मत कर, तू बस पढ़ाई कर, तुझे डॉक्टर बनना है, तू पढ़ाई कर। ठीक है, अब आपको मार्केट से कॉपी चाहिए, कोई किताब चाहिए, पेन पेंसिल कुछ चाहिए, पापा को बोलो पापा ले आना, पापा ले आएंगे। ठीक है, पापा ऑफिस से आएंगे या कहीं भी, नहीं भी ऑफिस से आ रहे हैं तो भी आपका काम करने के लिए वो चले जाएंगे, आपकी जो भी जरूरत की चीज है वो लेकर के आएंगे। ठीक है, आपको खाना खाना है, मम्मी बना देगी। ठीक है,
दादी देखिएगी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरे घर में तो ऐसा होता था इसलिए मुझे पता है। दादी देखेंगी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो दादी क्या करेंगी, मम्मी ने खाना बना दिया, मम्मी और काम वाम कर रही है कुछ, तो दादी किचन से खाना ला करके तुम्हें खिला भी देंगी। दादी नानी का यही तो प्यार होता है कि वो अपने हाथ से तुम्हें खिला भी देंगी, तुम अपना पढ़ाई कर रहे हो। बेटा आप कोई बैकग्राउंड वॉइस नहीं आ रहा है प्रिया चौरसिया, ठीक है। दूसरा, भाई बहन है, कुछ भी काम है यार भाई उधर से लेना। ऑल्दो भाई बहन बहुत ही दुष्ट होते हैं इस मामले में, ठीक है। वो सिर्फ कहने की बात होती है कि भाई बहन है तो मैडम सपोर्ट होता है, बहुत कम ऐसे भाई बहन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। भाई बहन सिर्फ खुन्नस खाए बैठ रहते हैं हर बार, ठीक है ना। तो घर में हर चीज डिवाइडेड है। आपके कपड़े मम्मी धो देंगी, कपड़े मम्मी प्रेस कर देंगी, आपको खाना मम्मी बना के दे देंगी, मार्केट से कोई सामान लाना है मम्मी कर देंगी। आपका केवल एक काम होता है, वो है पढ़ना जनरली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं श्रम का विभाजन। श्रम मतलब कि काम डिवाइडेड है घर के अंदर। लेकिन जब आप, भगवान करे तुम लोग जाओ यार जल्दी जल्दी सेलेक्ट होकर के किसी अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, हॉस्टल में रहो, जाके हॉस्टल की जिंदगी जियो, जाके मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल, ठीक है। वहां पर बेटा मेस में खाना बन रहा है ना। आर्यन प्यार बाद में निकाल लेना, पढ़ाई कर ले भाई, ब्लॉक हो जाएगा क्या फायदा, ठीक है। आप पहुंचे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, पहला पहला साल, घर छूटा है अभी, ठीक है। खाना मेस में बन रहा है, आपको जाकर के खाना वहीं लेना है, वहीं खाना है, ठीक है। क्लास लेने के लिए आपको कॉलेज जाना है। वहां से आने के बाद जो कपड़े वपड़े धुलने हैं, या तो आप खुद धुलेंगे या लॉन्ड्री वाला लगेगा तो लॉन्ड्री वाले को कपड़े देने तो पड़ेंगे ना। हाँ बिल्कुल नोट करना है बेटा, ये आप कर सकते हैं नोट। लॉन्ड्री वाले को कपड़े देने तो पड़ेंगे ना कि भाई ये कपड़े ले जा, ये धुल करके प्रेस करके ले आना, है ना। घर में तो वो भी नहीं था, आप बस आकर के फेंक देते थे कपड़े। मम्मी बेचारी बिन बिन रही है, एक एक कपड़ा ये धुलना है ये नहीं धुलना है, फिर उसको धो रही है, उसको प्रेस करके आपके हाथ में पकड़ा रही है। हॉस्टल में ऐसा नहीं होता है। हॉस्टल में हर एक चीज बेटा आपको खुद करनी पड़ेगी, या तो खुद आपको कपड़े धुलने पड़ेंगे, और अगर आपको कपड़े खुद नहीं भी धुलने, आपने लॉन्ड्री वाला लगा रखा है तो लॉन्ड्री वाले के हाथ में देना तो पड़ेगा, हाँ या नहीं, कि भैया ये कपड़े ले जाओ, प्रेस करके रात तक या कल तक ले आना, पहनना है, ठीक है। आपको अगर मार्केट से कोई कॉपी किताब कुछ भी चाहिए तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ आपको खुद। तो यहाँ पर बेटा जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। यस, जबकि जब आप घर में रहते हैं जहां पर 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वहां पर बेटा चीजें अलग अलग काम के लिए डिवाइड हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो स्तर का संगठन का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही कोशिका के बने हैं, ठीक है। उनमें एक ही कोशिका को सारे काम करने हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कोशिकाओं के समूह मिलकर के ऊतक बना रहे हैं, ऐसे समूह जो मिलकर के एक काम कर रहे हैं, और वो ऊतक मिलकर के ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें पाचन का अलग ऊतक होगा, ठीक है, श्वसन के लिए एक अलग कोशिकाओं का समूह होगा, इसको बेटा हम ऊतक बोल देते हैं। उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह होगा, जनन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह होगा, ठीक है। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनमें अंग हैं, कई सारे ऊतकों के समूह मिलकर के अंग बनाते हैं, और एक अंग का एक काम फिक्स है कि तुम्हारा ये काम है तुम्हारा ये काम है। वहीं बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं जो काफी विकसित होते हैं, जैसे कि हम, जिनके बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स पे देखने को मिलते हैं। हर एक काम के लिए एक एक समूह है अंगों का। ऑर्गन सिस्टम्स मतलब अंगों के समूह, अंग तंत्र मतलब अंगों के समूह। समझ में आया कि नहीं आया। चैट अभी ऑफ नहीं करूंगी ललिता, कुछ दिनों बाद हम चैट ऑफ करने लग जाएंगे। अभी तो नया नया हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो अभी अगर मैं चैट ऑफ कर दूंगी तो बेटा मैं आपको नहीं समझ पाऊंगी और आप मुझे नहीं समझ पाएंगे, है ना रेहान। हाँ मैम, ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लिखा तो है टिश्यू, TISSUE, टिश्यू। क्लियर है। हाँ जी कुशल, पहली बात तो मैं सर नहीं हूं। तो श्रम का विभाजन समझ में आया, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम बात करेंगे बेटा एनिमल्स के केस में। अगर हम बात करें, जो हमने इतने सारे संघ बनाए हैं लेकर के पॉरीफेरा से आपके कॉर्डेटा तक, ये सारे बेटा संघों को हमने किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो इनको हमने वर्गीकृत किया है बेटा संगठन के स्तर के आधार पर, कि किसमें किस स्तर का संगठन। अब यहाँ पे बेटा मैं नंबर के साथ खेलूंगी, और इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको सारे जो संघ मैंने जिस क्रम में लिखाए हैं, जिस क्रम में मैं बोल रही हूँ, पॉरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और
कॉर्डेटा। इसी संघ में बेटा आपको याद करना है। तो कोशिकीय स्तर का संगठन कौन दर्शाता है? 1 नंबर मतलब कि संघ पॉरीफेरा, ठीक है। ऊतक स्तर का संगठन कौन दर्शाता है? 2 और 3 नंबर यानी कि संघ सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। आपका अंग स्तर का संगठन कौन दर्शाता है? 4 नंबर यानी कि संघ प्लेटिहेलमिन्थस। और आपके अंग तंत्र स्तर का संगठन कौन दर्शाता है? 5 से लेकर के 11 यानी कि एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसका कोई ट्रिक नहीं है विद्या। अब मुझे ऐसा लगता है ज्यादा ट्रिक के चक्कर में रहोगे ना तो ट्रिक ही याद रह जाएगी, वो भूल जाओगे। यस, तो ये आपको सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो जल्दी से। ये सबको क्लियर हुआ? मैम इन संघों को समझाओ। सौरभ, हम हर एक संघ को डिटेल में पढ़ेंगे। हर एक संघ को हम आधा आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, एक एक घंटा देकर के पढ़ेंगे। पर पहले हम बेसिक पढ़ लें। आपको ये समझ हो गया नहीं? समझ में आया कि नहीं पहले ये बताइए। हाँ, यस, समझ में आया? हाँ, मैम ने पुलिस को भगा दिया। ज्यादा आवाज आ रही थी क्या? हाँ, अब मुझे ये बताइए कि 1 2 3 4 चलेगा या मैं नाम लिखूं? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। मैडम 1 2 3 4 या नेम, ये बता दो। आई गेस 1 2 3 4 बढ़िया है। 13 सालों से तो मैं 1 2 3 4 ही पढ़ा रही हूँ। हाँ जी, हर एक साल में 8 बैच ले रही हूँ मैं। कभी 10 भी हो जा रहे हैं, कभी 5 भी हो जा रहे हैं, और उन सभी बैच में 1 2 3 4 ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको 1 2 3 4 ओके है? हाँ, अब देखो इसी बात पे आ गए ना कुछ। मैडम 1 2 3 4 है क्या? अरे मेरे लाल, पीले हरे नीले। 1 2 3 4 है बेटा आपका। 1 संघ पॉरीफेरा, 2 संघ सिलेंट्रेटा, 3 संघ टीनोफोरा, 4 संघ प्लेटिहेलमिन्थस, 5 संघ एस्केलमिन्थस, 6 संघ एनिलिडा, 7th संघ आर्थ्रोपोडा, 8th संघ मोलस्का, 9th संघ एकाइनोडर्मेटा, 10th संघ हेमिकॉर्डेटा और 11वां है आपका संघ। 1 2 3 4 इज ओके? थैंक यू सो मच। चलिए, ओ वाओ, इसी बात पे हमारे कुछ बच्चे हैं। नहीं मैडम 1 4 3 हो जाए। बच्चे बड़े हो गए हैं। ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहां पर बेटा जो बात होती है एक्चुअल में, हमने किस आधार पर इसको बोला? श्रम के विभाजन के आधार। जो श्रम का विभाजन है वो आपको किस किस लेवल पर देखने को मिलता है, ये सबको यस लाइन से है बेटा, लाइन से है श्वेता। और आपको इसी क्रम में याद करना है, ठीक है? इसी क्रम में आपको याद करना है। ये जो अपना चैप्टर है ना बेटा एनिमल किंगडम, जब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे हम उसके वेटेज की बात करेंगे। इस एनिमल किंगडम चैप्टर से आपके नीट में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इस एक चैप्टर से, ठीक है? 3 से 4 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मतलब इस एक चैप्टर से आपके नीट में 12 से 16 नंबर बनते हैं। जूलॉजी आपकी 180 नंबर की आती है। 180 में से 12 से 16 नंबर केवल इस चैप्टर के होते हैं, ठीक है? चलो, एक हमारा वर्गीकरण का आधार क्लियर हो गया। अब हमारा अगला जो वर्गीकरण का आधार है बेटा वो है देह सम्मिति, ठीक है? दूसरा जो हमारा वर्गीकरण का आधार है वो है देह सम्मिति, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। किस नाम से जानते हैं हम इसको? हाँ, टोटल फाइलम को लाइन वाइज याद करना है। यस गौरव। 1 4 3 क्या होता है गौरव? इट इज आई लव यू। आई नो ऑल माई किड्स लव मी अ लॉट, इवन आई लव माई किड्स अ लॉट, ठीक है? इस साल मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जिन जिन का सिलेक्शन होगा उनको मेरे घर पे दावत है। तो सिलेक्शन होने के बाद हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, हम बुलाते हैं, ठीक है? बच्चों को हम बुला करके उनका रिजल्ट सेलिब्रेशन करते हैं, है ना? तो इस साल मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया है कि 2026 वाले में जिस जिसका भी नीट निकलेगा
दे ऑल विल बी वेलकम्ड एट माई होम, और खाना मेरे घर पर रहेगा। ऑल दो बच्चों ने कुछ मेरे हाथ के भी खाने की डिमांड की। मैं बहुत अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं केवल उतना खाना बना पाती हूँ कि इंसान मरे ना, जिंदा रह ले बस। मतलब कोई ऐसा भूखमरी के कारण मेरे घर में ना मर जाए, है ना। मैं 56 भोग बनाना नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भूखा ना मरे मेरे घर में बस। यस बेटा, लोकेशन आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, आपका सिलेक्शन होगा, आपकी टिकट आपके घर पहुंच जाएगी कि मैडम के घर आना है ना। तो नेक्स्ट इज बॉडी सिमेट्री। और बॉडी सिमेट्री के आधार पर बेटा जो आपके जीव होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा हो रहा है ना, सीधा कर दें इसको। अंग्रेजी समझ में आ रही है ना, क्योंकि कुछ बच्चों को अंग्रेजी ही नहीं समझ में आती कि मैडम आपकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आती है। मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब मैं कहती हूँ मुझे राइटिंग के लिए प्राइज मिले तो बच्चे कहते हैं मैडम आपने खरीद लिए होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्या तो बॉडी सिमेट्री के आधार पर बेटा 3 तरीके के आपके जीव होते हैं। एक जो असम्मिति दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? असम्मिति या एसिमेट्री दर्शाते हैं। दूसरे जो अरीय सम्मिति दर्शाते हैं, जिसे हम बोलेंगे ये रेडियल सिमेट्री दर्शाते हैं। और तीसरे द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं या बाइलेटरल सिमेट्री दर्शाते हैं। जल्दी लिखिए, फिर इसको आगे समझाऊंगी। पानी लेके आती हूँ। हम्म, डन। हम्म, नॉट येट, डोंट शॉल, जस्ट वेट। डन, लिख लिया। नींद आ रही है अमन, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ, कैसे? मैं खुद 3:51 पे जब फोन आया कि मैडम शेयर तो कर दो अल्ट्रा में, तब मैं सो के उठी, वरना मैं खुद इतनी गहरी नींद में सो गई थी। चलिए, असम्मिति। सम्मिति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। सम्मिति का मतलब होता है, आप लोगों ने वो गणित पढ़ी है ना, गणित? हाँ जी, गणित में आप लोगों ने वो भी पढ़ा होगा कि 2 ट्राइंगल एक जैसे हैं, प्रूफ करिए। भाई वो दिखते थे एक जैसे हैं, फिर भी इनको प्रूफ चाहिए होता था। यस, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नया नया लगे मैडम, कैसी बातें कर। ये 2 एक जैसे ट्राइंगल है, प्रूफ करिए कि ये आपस में सम्मिति दर्शा रहे हैं। याद आ रहा है? तो हम बोलते थे देखो भैया इसका एंगल एक जैसा है, ठीक है। फिर ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि अगर एक जैसे एंगल है तो एंगल के अपोजिट में जो साइड होंगी वो भी इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स ऑपोजिट टू इट, है ना। हाँ, समरूप, ठीक है ना। याद आ रहा है सबको? ठीक है। तो सम्मिति का मतलब होता है बेटा समानता या सिमिलैरिटी, एक जैसा। अब सम्मिति बेटा जो असम्मिति दर्शाते हैं, असम्मिति मतलब जिनमें आपको कोई एक जैसी चीज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा आप सबने देखा। अमीबा की खास बात क्या होती है कि उसका कोई शेप नहीं होता है बॉडी का। यस, ये आपका अमीबा हो गया, ये इसकी बॉडी का सेंटर हो गया।
ठीक है, अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो हाँ सीपीसीटी भाई साहब। तो क्या वॉइस का इशू आ रहा है क्या? वॉइस का इशू है? खुशहाल मेरा नेम ले लो, तू मुझे सर बोल रहा है, मैं तेरे को मेरा नेम ले लो है। तुझे ये नहीं दिख रहा मैडम है या सर है? सर छुट्टियां करके आते हैं क्या क्लास में? कि सर बिंदी लगाते हैं, टीका लगा लेते होंगे माना। कैसी बातें कर रहे हो? यस, वॉइस प्रॉब्लम क्लियर है? हाँ बताइए मैम, कितने दिनों तक ये क्लास चलेगा? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ठीक है, बेटर है। एक मिनट रुको, मैं चेक करती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है वॉइस। चलिए, तो सम्मिति का मतलब होता है बेटा समानता। ठीक है, सम्मिति का मतलब होता है समानता या सिमिलैरिटी। ठीक है, जो आपने 9th और 10th में ट्राइंगल्स में भी प्रूव की थी। यस, अब असम्मिति का क्या मतलब होता है जरा वो भी समझो। हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने की कोशिश की, डिवाइड एंड रूल है। हमारी शर्त केवल ये है कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो उसके बिल्कुल केंद्र से करेंगे। कहां से करेंगे? केंद्र से करेंगे। अमीबा की बॉडी का सेंटर ये है। अब मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रही हूं, तो मैं इसको पहले तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, जब मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवाइड कर रही हूं तो मैं ये देख रही हूं कि इसका जो दायां और बायां भाग है, क्या वो एक जैसा दिख रहा है? हाँ जी, क्या इसका दायां और बायां भाग बराबर भागों में विभाजित? अरे कोई नहीं ना, कुशल इधर देख ले। क्या इसका दायां और बायां भाग बराबर भागों में विभाजित हो रहा है? हाँ या नहीं? यस और नो? क्या नो ना? यस बुशरा, सिफा, नो नहीं हो रहा है बराबर भागों में विभाजित। ठीक है, हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। फिर हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवाइड करने की कोशिश की, ट्रांसवर्स प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश की। जब हम इसको ट्रांसवर्स प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए, क्या इसका ऊपरी और निचला भाग, अपर और राइट हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? यस या नो? जल्दी बताइए। हमने पहले इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमने देखा भैया ये राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने इसको ट्रांसवर्स प्लेन से डिवाइड करने की कोशिश की, फिर हमने देखा ये ऊपर और नीचे वाला भाग इसका बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, देखो इसमें कोई भी सिमिलैरिटी या किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर ये दो बराबर समान भागों में विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये जो जीव होते हैं ये असम्मिति दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? असम्मिति। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे किसी भी अक्ष से विभाजित करने पर दो समान भागों में विभाजित नहीं होते, या किसी भी अक्ष में से काटने पर लिखेंगे हम, है ना, किसी भी अक्ष से काटने पर दो समान भागों में विभाजित
नहीं होते, ऐसे जीवों को बेटा हम क्या बोलते हैं कि ये असम्मिति दर्शाते हैं। डन, क्लियर है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपकी खुशी के लिए, दूसरा एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो है ये, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको एक प्लेन से डिवाइड, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। आप बताइए क्या ये बराबर दाएं और बाएं भाग में विभाजित हुआ? यस या नो? क्या ये बराबर दाएं और बाएं भाग में विभाजित हुआ? यस या नो? हुआ ना? हुआ ना? इक्वल राइट और इक्वल लेफ्ट, या राइट और लेफ्ट इक्वल भागों में विभाजित हुआ? यस मैडम। चलिए फिर मैंने इसको दूसरे प्लेन से भी डिवाइड कर लिया। लो अब जब मैं इसको दूसरे प्लेन से डिवाइड कर रही हूं तो मैं देख रही हूं कि इसका जो ऊपरी और निचला भाग है, इसका जो ऊपरी और निचला भाग है ये भी बराबर है। जब मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से डिवाइड किया तो मैंने देखा कि दायां और बायां इक्वल। जब मैंने इसको ट्रांसवर्स प्लेन से डिवाइड किया तो मैंने क्या देखा, ऊपरी और निचला भाग भी इक्वल, समान। इस तरीके के जीव को हम बोलते हैं कि ये अरीय सममिति दर्शाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जीव को हम बोलते हैं। अच्छा मेरी शर्त केवल एक है कि आप कुछ भी करो, किसी भी प्लेन से काटो, पर जो भी प्लेन से आप काट रहे हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बिल्कुल केंद्र से होता हुआ जाना चाहिए, सेंट्रल से, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, किसी भी अक्ष से काटने पर दो समान भागों में विभाजित होते हैं, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं कि ये अरीय सममिति दर्शाते हैं, ठीक है। प्रिंस ये समझ में नहीं आया, अभी समझाती हूँ। एक और ले लो फिर हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तीसरा आता है बेटा आपका बेटा आपका द्विपार्श्व। द्वि मतलब दो, पार्श्व मतलब साइड्स, लेटरल, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, रुक जाओ अभी। द्विपार्श्व का मतलब हुआ दो साइड्स, ठीक है। द्वि मतलब दो और पार्श्व का मतलब हो गया लेटरल या साइड्स। द्विपार्श्व सममिति का एक उदाहरण लीजिए, या अभी मैं उदाहरण सबके बताऊंगी बेटा, काहे चिंता कर रहे हो। यहाँ पे अपन बनाएंगे आपकी फोटो, ये आपका सर, ये गर्दन, ये हाथ, ये धड़, ठीक है। इस तरीके से कुछ ऐसा ही होता है शरीर, ठीक है। तो यहाँ पर सही बात है खुशी, बिना प्रस्ताव देखे सॉरी बिना देखे प्रेम प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, घोर कलयुग, बिल्कुल सही बात है। बस कोई मिल जाए वो वाली बात है ना। आदर्श पूछ रहे हैं मैडम एलन बेस्ट है या पीडब्ल्यू? कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, आप जो तैयारी यहाँ पर 3,500 देकर के कर रहे हैं वही तैयारी आप वहां पे 1.5 लाख देकर के करेंगे, क्या बेस्ट है? आप मुझे बताइए, आपको पता लग जाएगा।
चलिए, तो यहां पर बेटा ये इंसान हो गया, ठीक है। इसकी बॉडी का सेंटर भी मैंने देख लिया, अब मैंने इसको भी डिवाइड किया एक सेंट्रल एक्सिस। जब मैं इसको सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करती हूं तो मुझे दाएं और बाएं दो बराबर भाग तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब उन बराबर भागों के हिसाब से मुझे इंसान बनाना पड़ेगा। इंसान थोड़ा गड़बड़ हो गया है भाई। ठीक है, तो अगर ये दो बराबर भागों में इसका राइट और लेफ्ट दोनों अगर बराबर भागों में विभाजित होता है, ठीक है, ये इसका दायां भाग हो गया, ये इसका बायां भाग हो गया। अगर दाएं और बाएं दोनों इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन आगे और पीछे इक्वल, आप खुद को डिवाइड कर लो ना। आप ऐसे अगर अपने आप को डिवाइड करते हैं, हम बाहरी रूप से बात करें, हम आंतरिक रूप से भी बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी रूप से अगर इधर भी एक कान, इधर भी एक कान, इधर भी एक आंख, इधर भी एक आंख, दोनों तरफ एक एक एक्सटर्नल लेयर हो जाएगा, है ना। आधे आधे लिप्स हो जाएंगे, फिर आधी गर्दन, दोनों तरफ एक एक हाथ, दोनों तरफ एक एक पैर। लेकिन आप अगर अपने आप को ऐसे डिवाइड करें तो राइट और लेफ्ट आपका इक्वल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आगे वाला और पीछे वाला भाग इक्वल डिवाइड होगा? नहीं, ठीक है, नहीं होगा। इस तरीके के बेटा सममिति को मतलब समानता तो है, लेकिन समानता केवल दोनों साइड्स में है, आगे और पीछे में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर केवल एक ही अक्ष पर काटने से दाएं व बाएं भागों में समान विभाजन होता है। इस तरीके के बेटा सममिति को हम बोलते हैं द्विपार्श्व। अब एनिमल्स में मैडम ये कहां देखने को मिलता है? तो एनिमल्स में आपकी असममिति दिखती है एक नंबर में, एक नंबर यानी कि संघ पॉरीफेरा में। कहां दिखती है? एक नंबर में। और ये सममिति दिखती है 2 और 3 यानी कि सिलेंटेटा और टीनोफोरा में। फिगर बिल्कुल बनाना है शालू। और द्विपार्श्व सममिति दिखती है आपको 4 से लेकर के 11 में, ठीक है। 4 प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब यहां पर एक अपवाद है। अपवाद समझते हैं? अपवाद मतलब कि एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन को अगर मैं और समझाऊं आपको तो मैम मैं सारी सब्जियां खाता हूं एक्सेप्ट करेला। मतलब मैम मैं सब कुछ खा सकता हूं, सारी सब्जियां खाता हूं, पर अपवाद है करेला। मैम मुझे करेला पसंद नहीं है, मैं करेला नहीं खाता हूं, बाकी मैं सारी सब्जियां खाता हूं। समझ में आया एक्सेप्शन क्या होता है? तो यहां पर एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है बेटा? एक्सेप्शन है आपका 9 नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से इस साल आपका क्वेश्चन आया था। कैसे आया था मैं बताऊं? मैम मैं तो करेला, खुशी मैं भी खाती हूँ करेला, मैं अपवाद समझा रही हूँ। जैसे मैडम किसी के लिए एक्सेप्शन वो करेला हो सकता है, किसी के लिए वो एक्सेप्शन भिंडी हो सकता है। आई डोंट नो लोग भिंडी कैसे नहीं पसंद करते, मेरी तो फेवरेट है भाई, ठीक है। किसी के लिए एक्सेप्शन बैंगन हो सकता है, किसी के लिए लौकी या तोरी हो सकता है। तो एक्सेप्शन मतलब अपवाद, अपवाद मतलब जो बाकियों से अलग, ठीक है ना। तो यहां पर भी बेटा एक अपवाद है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और वो अपवाद है क्या? एक्सेप्शन। क्या है बेटा? कि आपके जो 9 नंबर है, 9 नंबर के जो जगह कम पड़ गई है क्या? थोड़ा ऊपर कर दें इसको। करते हैं प्रभु, करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे 4 से लेकर के 11, फिर हम लिखेंगे अपवाद या
एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है बेटा? एक्सेप्शन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर मतलब कि संघ इकाइनोडर्मिटा। संघ इकाइनोडर्मिटा के जो लार्वा होते हैं बेटा, लार्वा द्विपार्श्व सममिति शो करते हैं, जबकि इनके जो वयस्क होते हैं ये अरीय सममिति शो करते हैं। अब आपके लिए एक और नया शब्द आ गया मैडम, लार्वा क्या होता है? लार्वा, मेंढक सबने देखा है? मैडम तीनों फिगर कॉपी में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। बनाओ, बनेगा। कॉपी को टेढ़ा कर लिया करो, ऐसा कुछ होता है तो। लार्वा, मेंढक सबने देखा है, हाँ या नहीं? मेंढक तो सबने देखा है। कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने मेंढक नहीं देखा हो? सबने देखा है ना मेंढक? हाँ, मेंढक के बच्चे देखे हैं? मेंढक सबने देखा है, ओके। क्या मेंढक के बच्चे देखे हैं? बेबी मेंढक्स मैम? मैम आर यू टॉकिंग अबाउट बेबी फ्रॉग्स? यस आई एम टॉकिंग अबाउट बेबी फ्रॉग्स। लेकिन आपको पता है मेंढक के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, जो जस्ट बने होते हैं, वो मेंढक जैसे नहीं दिखते। वो मेंढक के बच्चे जो होते हैं वो मछली जैसे दिखते हैं। ये आपको पता था? हाँ या नहीं? यस और नो? मेंढक के जो बच्चे होते हैं वो मछली जैसे दिखते हैं, ठीक है। लार्वा अवस्था एक ऐसी अवस्था, ये टैडपोल, वाओ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। लार्वा बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे जब बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से, तो एज इट इज मम्मी पापा जैसे, जैसे हमारा बच्चा तो हमारे जैसा ही दिख रहा है, जब से वो पैदा हुआ है हमारे जैसा ही है, बस छोटा है, समय के साथ बड़ा होता जाता है, हमारे जैसे उसके हाथ पैर सब कुछ हमारी तरह है, ठीक है। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो जब बनते हैं या जब पैदा होते हैं तो अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं। जब वो पैदा होते हैं तब वो मम्मी पापा की संरचना से काफी अलग दिखते हैं। जैसे तितली के बच्चे देखे तुमने? तितली के बच्चे, तितली उड़ती है, तितली के बच्चे वर्म कैटरपिलर जो होता है वो कीड़े जैसा होता है, यस, तो वो तितली का लार्वा होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मेंढक के जो बच्चे होते हैं टैडपोल लार्वा, वो मछली जैसे होते हैं। इस तरीके के डेवलपमेंट को या इस तरीके के परिवर्धन को हम अप्रत्यक्ष परिवर्धन बोलते हैं। हमारा बच्चा डायरेक्टली हमारे जैसा है, प्रत्यक्ष एग्जैक्टली डायरेक्ट हमारी तरह डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं, यस यस हर जो भी नाम था, जिनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हैं, वो उनसे काफी अलग दिखते हैं। और उस अवस्था को, जब वो अपने पेरेंट्स से काफी अलग दिख रहे हैं, उस अवस्था को बेटा हम लार्वा अवस्था कहते हैं। तो इकाइनोडर्मिटा अभी दिखाऊंगी, सबकी इमेजेस बेटा हम आगे देखेंगे। इकाइनोडर्मिटा 9 नंबर एक ऐसा संघ है बेटा जिसके लार्वा तो द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, लेकिन इनके जो वयस्क होते हैं वो अरीय समिति दर्शाते हैं। समझ में आया या नहीं? हाँ नहीं, कैंगरू और पांडास में बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हाँ, उनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। आई गेव यू, गो एंड फिनिश इट। समझ आया? बुक्स कौन सी लेनी है? नमन, पहले तो बेटा एनसीईआरटी लेनी है जो मैंने आपको बताया था। दूसरा बेटा आप मॉड्यूल ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आपको और ज्यादा करने हैं तो आप एमटीजी एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स ले सकते हैं। हाँ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां तक सभी को क्लियर है? अपवाद समझा दीजिए। अपवाद का मतलब होता है बेटा जो बाकियों से अलग हो। तो मैंने क्या बोला, आपके 1 नंबर वाले असमिति दर्शाते हैं, 2 और 3 नंबर वाले अरीय समिति दर्शाते हैं, लेकिन 4 से लेकर के 11 तक सारे के सारे द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं। लेकिन उसी 4 से लेकर के 11 में एक ऐसा भी है 9 नंबर जो बाकियों से अलग है, अपवाद है, और ये वो है बेटा जिसमें लार्वा तो द्विपार्श्व समिति दर्शाता है, लेकिन इनके वयस्क जो होते हैं वो अरीय समिति दर्शाते हैं। ठीक है मैम, आप किस में से पढ़ा रहे हैं? नमन, हम एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, ठीक है। बुक अभी लेनी है बाद में। नेहा, एनसीईआरटी तो बेटा अभी ले लीजिए, ठीक है, और मॉड्यूल आप ले सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा। समिति के बाद हमारा जो तीसरा वर्गीकरण का आधार है वो है आपका जन्म स्तर की संख्या। ठीक है, तीसरा वर्गीकरण का आधार क्या हो गया? जन्म स्तर की संख्या। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। ठीक है, और जन्म स्तर की जन्म स्तर की संख्या के आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक जो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो द्विकोरिक होते हैं, फर्स्ट फिनिशर दूधू, या इनको हम बोलते हैं ये गो एंड फिनिशर दूधू फर्स्ट। द्विस्तरीय होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। दूसरे बेटा जो होते हैं त्रिकोरिक या त्रिस्तरीय, इंग्लिश में हम इनको बोल देते हैं ट्रिप्लो। बॉडी प्लान तीसरा, कोई बात नहीं बेटा, इसमें ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, बॉडी प्लान बॉडी ये तो वर्गीकरण के आधार है, इसमें ऊपर नीचे होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका संघों के क्रम में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ यस, जितनी मैंने बताई है इतनी ले लोगे बहुत है, इतनी कर लो बहुत है। अरे ये गलत नहीं है यार, बॉडी प्लान जन्म स्तर की संख्या इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बस संघों के नाम में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। You have to wear this now. Shut up. Mama. Take your दूध bottle. Go on the bed. So switch on the fan here and switch it off there. चलिए। द्विकोरिक और त्रिकोरिक की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी केवल दो जन्म स्तर की बनी है। जन्म स्तर क्या होता है मैडम? ये तो थोड़ा हैवी टॉपिक हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, पहले फिर वापस आएंगे यहाँ पे। चलिए, होता क्या, देखो आप लोगों ने जनन पढ़ा है। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा है कि एक होता है अंडाणु, एक होता है शुक्राणु। ठीक है, ये हो गया आपका अंडाणु जिसे हम एग बोल सकते हैं, ये हो गया शुक्राणु जिसे हम स्पर्म बोल देते हैं। ये दोनों जब बेटा मिलते हैं तो इनके मिलने से एक कोशिका बनती है। इस कोशिका को बेटा हम बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज या जाइगोट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है ना? हाँ, रिप्रोडक्शन। अब ये जो युग्मनज बना है ये सिंगल सेल है। ठीक है, लेकिन इसी सिंगल सेल के अंदर डिवीजन होता जाता है, डिवीजन होता जाता है, डिवीजन होता जाता है, और ये एक कोशिका से लेकर के 32 कोशिका अवस्था तक बन जाता है। ये आपका सिंगल सेल है, इसी सिंगल सेल के अंदर बार 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 सेल डिवीजन होता है, जिसके चलते बेटा ये आपका 32 कोशिकीय अवस्था तक पहुंच जाता है। ठीक है, युग्मनज क्या है? ये आपका एक कोशिका है। ठीक है, और इसके अंदर जब विदलन होगा, क्या होगा इसके अंदर? विदलन। ठीक है, ये आप छोड़ दो अभी। ठीक है, आप अभी सिर्फ इतना देखो, ये बन गया बेटा आपका कोरक फुटी। क्या बन गया? ये आपका ब्लास्टो।
ठीक है। ये कोरक पुटी जाकर के माँ के गर्भाशय में अपने आप को अंतर्रूपित करती है। ठीक है, ये कोरक पुटी जाकर के माँ के गर्भाशय में, अब माँ का गर्भाशय कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस माँ के गर्भाशय में ये जो कोरक पुटी होती है, ये जाकर के अपने आप को अंतर्रोपित करती है। So you go and finish your dudu first. We'll see after that. I'll close the door. Will not listen to me. ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बच्चा बनाती हैं। इनको हम बोलते हैं अंतर कोशिका समूह या इनर सेल मास। क्या बोलते हैं हम इसको? इनर सेल मास। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। आपका पहला चैप्टर ही ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब ये जो इनर सेल मास है, इसी इनर सेल मास से आपकी जर्म लेयर्स बनती हैं। ठीक है, इसी से आपकी बायजन स्तर बनती है, बायजन स्तर, जिसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म। इसी से आपकी मध्यजन स्तर बनती है, जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। और इसी से आपकी अंतःजन स्तर बनती है, जिसे हम बोलते हैं एंडो। और आपको पता है ये 3 परत बनती हैं और इन्हीं तीनों परत से पूरा का पूरा आपका ये शरीर बनता है। आपकी बॉडी के अंदर जो स्किन है एक्टोडर्म से बनी है, आपका जो पूरा ब्रेन वगैरह है एक्टोडर्म से बना है, आपके जो भी अंदरूनी ऑर्गन्स हैं मीजोडर्म से बने हैं। ठीक है, आपकी जितनी भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, मीजोडर्म से बनी है। आपका जो आहार नाल है, पूरी की पूरी आहार नाल आपकी एंडोडर्म से बनी है। ठीक है, तो इन्हीं 3 जर्म स्तर से आपके पूरे ऊतक बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म स्तर से आपके ऊतक बनते हैं। ऊतक से बेटा अंग बनते हैं और अंग से आपके अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक सा। ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्लास 12th हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आ जाइए वापस से यहाँ पे। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम, जहां पर बेटा पूरा बॉडी बनाने में 3 परतें बनती हैं। ठीक है, संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं पलक? मैंने लास्ट क्लास में लिखाया था, फाइलम कहते हैं। ये लिखना है, लिख सकते हैं, कॉज ये लिखेंगे बेटा तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एक लेयर हो गई बेटा आपकी एक्टोडर्म, ठीक है, फिर हो गई आपकी मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो आपकी लेयर होती है बेटा इसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो सबसे बाहर हो गई आपकी एक्टोडर्म, बीच में हो गई आपकी मीजोडर्म, और सबसे अंदर हो गई आपकी एंडोडर्म।
ठीक है, इन 3 लेयर्स से आपका पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म या आपके जो पूरे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, वहीं बेटा कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें एंडोडर्म होती है। ठीक है, जिनमें एंडोडर्म होती है और एक्टोडर्म होता है। एंडोडर्म होती है और एक्टोडर्म। इनमें मीजोडर्म नहीं होती है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, इनमें मीजोडर्म नहीं होती है, लेकिन मीजोडर्म की जगह पर एक जेली परत होती है जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें एंडोडर्म होती है और इनमें एक्टोडर्म होती है। बीच में बेटा इनके मीजोग्लिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीजोग्लिया। ठीक है, ये मीजोग्लिया बेटा क्या होती है? ये केवल एक जेली परत होती है जो एक्टो और एंडोडर्म को सेपरेट करती है। ठीक है, ये मीजोग्लिया से कोई भी टिश्यू नहीं बनता है, कोई भी ऑर्गन नहीं बनता है। ये केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट करती है। इनके हिंदी के नाम भी लिख देती हूँ मैं। एक्टोडर्म को हम बोलते हैं बाह्यजन स्तर। ठीक है, मीजोडर्म को हम बोलते हैं मध्यजन स्तर और एंडोडर्म को हम बोलते हैं अंतःजन स्तर। ठीक है, यस मैम, आपने एक्टो, भैया एक्लो नहीं है, वो एक्टो है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, वाह मोहम्मद अरमान, गैस्ट्रुलेशन आपके साथ अभी दूंगी क्लास के बाद। यस, यू कैन सिट हियर आप आफ्टर क्लास, डोंट क्राई। हाँ जी मैम, इमेजेस दिखा करके पढ़ाया करो जायसवाल जी। जायसवाल साहब, ऐसा है बेटा कि आप शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैडम बुक की इमेजेस से ज़्यादा आपकी इमेजेस समझ में आती हैं, और ऐसा एक दो बच्चों ने नहीं कहा है, ऐसा बेटा लाखों बच्चों ने कहा है जिनको हमने इतने सालों में पढ़ाया है। ठीक है, तो आप भी कोशिश करें, सब कुछ समझ में आएगा। शुरू की क्लास है याचना, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा दूसरी बार में पढ़ लो। अदनान साहब बोल रहे हैं मैडम आज नोट्स नहीं आए। बेटा अभी तक क्लास चल रही है ना, क्लास खत्म होने के बाद नोट्स आते हैं। जब क्लास चलती है तब तो नोट्स बन रहे होते हैं ना, बुझे कि नहीं? हाँ जी, अब कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं बेटा जो द्विकोरिक होते हैं? तो द्विकोरिक होते हैं बेटा आपके 1, 2, 3 और 4 से लेकर के 11 होते हैं आपके त्रिकोरिक। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज हैं, ठीक है, त्रिकोरिक क्या होते हैं? इनमें शरीर के ऊतक जो होते हैं वो 3 जर्म स्तरों से बनते हैं। ठीक है, जबकि जो द्विकोरिक होते हैं इनमें शरीर ऊतक या बॉडी टिश्यूज जो है बेटा केवल 2 जर्म स्तरों से, वेरी गुड, go and keep it on dining table, keep it on dining table immediately, केवल 2 जर्म स्तरों से बनते हैं। ठीक है, मीजोग्लिया जो है बेटा इससे कोई भी ऊतक नहीं बनता। मीजोग्लिया से किसी भी तरीके का ऊतक निर्माण नहीं होता है। इससे ये क्या करती है? ये एक्टो व एंडोडर्म के मध्य जेली परत होती है जो दोनों को अलग करके रखती है, बस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। युवुला का क्या काम होता है? बेटा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ युवुला, प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आप लक्ष्य बैच के हैं, लक्ष्य की क्लासेस अटेंड करिए, डोंट ट्राई टू अटेंड दीज क्लासेस।
डन। बीपी लो हो रहा है मेरा। नीड टू हैव अ चॉकलेट। फोन काम। चलिए, हो जाए तो एक बात हम सब कर देना मैम। डन। डन सबका। आगे बढ़े। उप्स। आगे बढ़े। सब ऊपर से कैसे जा रहे हैं? हाँ जी। ये क्लियर हुआ? द्विकोरिक त्रिकोरिक। अगला पढ़ लेते हैं। अगला है बेटा आपका बॉडी प्लान, जिसे हम बोलते हैं देह प्रारूप। ठीक है। चौथा हो गया बेटा आपका देह प्रारूप या बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक जो कोशिका एकत्रीकरण दर्शाते हैं, कोशिका एकत्रीकरण, जिसे हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। दूसरे होते हैं बेटा जो अंधकोश देह प्रारूप दर्शाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरे बेटा जो दर्शाते हैं नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप, जिसे हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है। एनसीईआरटी रीड करें। आज के लिए इतना ही। ज्यादा पढ़ा दूंगी तो मर जाओगे तुम लोग ढेर, बिल्कुल ही ना। हमसे ना पढ़ा जाएगा अगली क्लास में आपसे। यहीं तक छोड़ दो आप हमें बस। कुछ क्वेश्चंस कर लें? बता दिए हैं क्या आज मैंने? नहीं हुआ है। ठीक है, ये हटा सकते हैं। यस, हाँ, ये हटा देते हैं। एक क्वेश्चन आज कर लेते हैं, उसके बाद बेटा हम चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम पोल। एनसीईआरटी बेटा अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन सुनिएगा। किस संघ के वयस्कों में अरीय समिति नहीं पाई जाती? किस संघ के वयस्क में अरीय समिति नहीं पाई जाती है? ठीक है, पोल स्टार्ट कर दूं 30 सेकंड का। मैम और अरे पढ़ाऊंगी बेटा, समझ में ही नहीं आ रहा है रिचा, लेक्चर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है आपको। ठीक है, हाँ जी। अभी एनसीईआरटी भी तो पढ़ाऊंगी, अभी खत्म नहीं कर रही हूँ क्लास बेटा। अभी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बेबी गर्ल नहीं है आभा यार। गर्ल होती तो शांत होती। बस टेक बनाना, यू कैन हैव बनाना जैसे। हाँ 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 यस ABC। किस संघ के वयस्कों में अरीय समिति नहीं पाई जाती? तो हमें ये पता है अरीय समिति किस में पाई जाती है? 2 नंबर में, 3 नंबर में और 9 के वयस्क में।
ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब 2, 3 और 9 कौन सा है आपका? सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मिटा। तो टीनोफोरा में है, एकाइनोडर्मिटा में है, सेलेंट्रेटा में। हेमिकॉर्डेटा बेटा एक ऐसा संघ है जिसमें आपको वयस्कों में द्विपार्श्व समिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, इनमें बेटा आपको रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। यस, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेट्स चेक। केवल 38% बच्चों का आंसर सही है, सी। इकाइनो लगा दिया ना, बताया था इकाइनो में अपवाद है, एक्सेप्शन। सुरैया, परवीन, गुंजन, डेविड, सोनू, नरगिस। ओके, सुरैया, गुंजन एंड डेविड, ये हमारे 3 टॉपर्स हैं। अब हम जरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है देखिए। एनसीईआरटी कहती है बेटा कि प्राणियों की संरचना और आकार में भिन्नता होते हुए भी, तो जितने भी आपके एनिमल्स हैं इनका स्ट्रक्चर भी अलग है, ठीक है, इनका शेप वगैरह भी काफी अलग है। उसके बाद भी इनकी अगर हम कोशिका व्यवस्था देखें, ठीक है, इनकी अगर हम कोशिका व्यवस्था देखें, यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम, सेल अरेंजमेंट अगर हम देखें, इनमें सिमेट्री देखें, कैविटी देखें, पाचन तंत्र देखें, इनका परिसंचरण, जनन तंत्र, इन सब की रचना देखें, तो यहाँ पर आपको कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। हालांकि दिखने में ये काफी अलग है, संरचना इनकी काफी अलग है, उसके बाद भी इनमें कुछ समानताएं तो देखी जाती है। ठीक है, और इन्हीं विशेषताओं को हम वर्गीकरण के आधार के रूप में यूज करते हैं और इसी आधार पर हम एनिमल्स को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इतने सारे संघों में। ठीक है, सबसे पहला है बेटा आपका संगठन का स्तर। तो संगठन के स्तर को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या बोलता है, हालांकि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि जितने भी एनिमल, डाउट देखूंगी आंसर अभी, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलर हैं, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है ना जो एक कोशिका से बना है। जितने भी हमने जीवों को जंतु जगत में रखा है वो सारे के सारे आपके बहुकोशिकीय हैं, मल्टी सेलर है, ठीक है ना, लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन सब में कोशिकाओं का जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा नहीं है। आयशा ये रिकैप ही चल रहा है, जो लिखाया है वही चीज यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये रिकैप चल रहा है, ठीक है ना। तो सब में सब बहुकोशिकीय हैं, सभी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन सभी में कोशिकाओं का जो संगठन है वो अलग अलग तरीके से है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें स्पंज बेटा आपके पॉरीफेरा होते हैं, ठीक है, स्पंज मतलब हम बात कर रहे हैं आपके पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा में क्या होता है बेटा, यहाँ पर कोशिकाएं बिखरे हुए समूह में देखने को मिलती है, इनमें कोशिकाएं जो है वो समूह में, बिखरे हुए समूह में देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम कोशिकीय स्तर का संगठन कह देते हैं, ठीक है, इसको हम सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। कोशिकाओं के बीच में श्रम का कुछ विभाजन होता है, ठीक है, यहाँ पर कई सारी कोशिकाओं से मिलकर के ये बने हैं, लेकिन मल्टी सेलर है, सिंगल सेल से नहीं बने हैं, लेकिन हर एक कोशिका अपना अपना काम खुद कर रही है, एक कोशिका अपना सारा काम कर रही है, दूसरी कोशिका अपना सारा काम कर रही है, तो यहाँ पर जो श्रम का विभाजन है वो कोशिकाओं के बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। डन, चलो आगे बेटा बात करें, दो ये हो गया आपका 1 नंबर स्पंज या पॉरीफेरा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेट में कोशिकाओं की व्यवस्था थोड़ी और ज्यादा होती है, उसमें कोशिकाएं अपना काम संगठित होकर के ऊतक के रूप में करती हैं और इसे हम ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं, ठीक है। तो आपका सिलेंट्रेटा हो गया, तो टीनोफोरा हो गया, इनमें बेटा आपको ऊतक स्तर का संगठन देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने। ऊतक ये नहीं लिखना है बेटा अर्चना, ये नहीं लिखना है, एनसीईआरटी आप लोग सब लोग खरीदेंगे, डाउट्स बाद में देखूंगी तेजकरण। तो ऊतक स्तर का संगठन मतलब जिसमें कोशिकाएं मिलकर के एक काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इससे उच्च स्तर का संगठन जो 4 नंबर मतलब कि प्लेटियल मेंथिस में देखने को मिल रहे हैं। प्लेटियल मेंथिस की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर बेटा ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और हर एक अंग बेटा एक विशेष काम को करने के लिए मॉडिफाई हुआ है। यस, और इनमें बेटा आपको अंग स्तर का संगठन देखने को मिलता है। वहीं अगर हम आगे बढ़े, आपके एनलीड, एनलीड कौन सा नंबर का हो गया? आपका 6 नंबर हो गया। ठीक है, आर्थ्रोपोडा 7 नंबर हो गया, मोलस्का 8 नंबर हो गया, इकाइनो 9 नंबर हो गया, रज्जुकी 11 नंबर हो गया। ठीक है, इन सभी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अंग भी आपस में मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं और ये अंग तंत्र आपस में मिलकर काम करते हैं। हर एक तंत्र एक अलग काम करने के लिए बना है और इस तरीके की रचना को हम अंग तंत्र स्तर का संगठन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, 11th की क्लासेस छूट गई हैं कबीर, तो आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र भी अलग अलग तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे अंदर भी अंग तंत्र है, चींटी के अंदर भी अंग तंत्र है, तो मैडम क्या हम और चींटी एक जैसे हैं? नहीं, हमारे अंदर और चींटी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनमें आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेंगे, तो वहीं कई सारी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलेंगी। नंदिनी बोल रही है मैडम थोड़ा कम समझ में आया। बेटा कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ा है एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए। लेक्चर को दोबारा देखिए, थोड़ी मेहनत आप भी करिए। यस, नहीं लेक्चर समझ में आया दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल बेटा अभी सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, अभी बता दूं मैं पॉरीफेरा में लिख लो ल्यूकोसोलेनिया, समझ में नहीं आएगा। सिलेंट बेटा में हाइड्रा समझ में आएगा, फाइजेलिया समझ में नहीं आएगा। टीनोफोरा में तुम्हें टीनोप्लाना प्लूरोब्रेकिया समझ में नहीं आएगा। प्लेटियल मेंथिस में बोल दूंगी लिवर फ्लूक लिख लो, प्लेनेरिया लिख लो, नहीं समझ में आएगा। एस्केल मेंथिस में बोलूंगी एस्कैरिस लिख लो, बूचरेरिया लिख लो, नहीं समझ में आएगा। फिर मैं कहूंगी एनलिडा में तुम अर्थवम लिख लो, हिरुडनेरिया लिख लो, नेरीज लिख लो, नहीं समझ में आएगा। आर्थ्रोपोडा में मैं 10 इंसेक्ट के नाम बता दूंगी, आपका कॉकरोच हो गया, मॉस्किटोस, छोटे मोटे समझ में आ जाएंगे। थोड़े कॉम्प्लेक्स लिमुलस में चली गई अटक जाओगे। मोलस्का में अगर मैंने बोल दिया कि भैया एप्लाइजिया हो गया, पाइला हो गया, फिर आपका ऑक्टोपस हो गया, नाम लिखो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इकाइनोडर्मेटा में आप वो लिख लो, एस्टीरियास लिख लो, ऑफ्यूरा लिख लो, कुकुमेरिया लिख लो, नहीं, तुम समझो इस चीज को। मैडम एग्जाम्पल लिखाओ। बेटा अगर इतना सिंपल होता तो मैं बता नहीं देती, इतना तो आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए तो तुम बिल्कुल ही ऐसे धराशायी हो जाओगे, मैडम आप रहने दो, हमारे बस की बात को नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा सब्र रखो, मैम क्लास के बाद करती हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा बेटा पेशेंस रखो, आप ही को पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, भरोसा रखो। है, मैं बोलूँ हेमिकॉर्डेटा मतलब बैलेनोग्लॉसिस सैकोग्लॉसिस, नहीं हो पाएगा बेटा। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, यही तो मैं बोल रही हूँ तेजकरण, कॉम्प्लिकेटेड है, आई नो, इसीलिए तो चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है आपके लिए, आप समझ ही नहीं रहे हो। यस, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, तो जितना जितना पढ़ा गारंटी के साथ बेटा मैं पढ़ा देती हूँ कि जब चैप्टर खत्म होगा तब आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आप मॉड्यूल से उठा लो, आप एमटीजी से उठा लो, आप पीवाईक्यूज से उठा लीजिए। पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले 14 सालों में पूछे गए हैं, फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे सब बनेंगे, समझे कि नहीं। पर अभी आप लोग प्लीज मुझे ज्ञान ना दें कि मैडम ऐसे पढ़ाएं ऐसे ना पढ़ाएं, मैडम एग्जाम्पल बताएं, अरे मैडम ये बताएं, आई नो मुझे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी सारी समानताएं होते हुए भी, ठीक है, जो अंगतंत्र है उनमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग तरीके के अंगतंत्र आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बेटा अगर हम बात करें जो हम कल पढ़ेंगे, पाचन तंत्र जो होता है वो किसी में कंप्लीट होता है तो किसी में इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट पाचन तंत्र में क्या होता है बेटा, ये मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, जो अभी मैंने देह प्रारूप लिखवाया ना, बॉडी प्लान, वो एक्चुअली पाचन तंत्र ही है जो मैं आपको। लवली कुमारी करी मैडम देखो कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, होगा ऐसा, पहला पहला दिन है। ठीक है, अभी आप प्लीज लेक्चर को फिर से देखो, समझ में आएगा, बिलीव मी।
ठीक है। अपूर्ण पाचन तंत्र और पूर्ण पाचन तंत्र में क्या अंतर होता है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, अपूर्ण पाचन तंत्र बेटा वो होता है जिसमें एक ही ओपनिंग होती है। ठीक है, इसी से खाना अंदर जाएगा, इसी से वेस्ट बाहर आएगा। इसे हम बोलते हैं अपूर्ण पाचन तंत्र या अपूर्ण आहार नाल। और पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है जिसमें आहार नाल कंप्लीट होती है। पूर्ण पाचन तंत्र में बेटा आप अपने अंदर देख लो, आहार नाल है वो माउथ से शुरू होती है। ठीक है, और कहीं पतली कहीं मोटी, एंड में जाकर के यहां से हम अंदर लेते हैं भोजन को, इसको हम बोल देंगे मुख द्वार। और जो भी मल है उसको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं गुदा द्वार से, इसको हम बोलते हैं पूर्ण पाचन तंत्र। ये मैं आपको देह प्रारूप में कल पढ़ाऊंगी। तो अपूर्ण और पूर्ण पाचन तंत्र में क्या अंतर हुआ? अपूर्ण इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल में एलिमेंट्री जो भी इनका पाचन नाल होती है उसमें एक ही छिद्र होता है, उसी से भोजन को अंदर लेते हैं, वेस्ट को बाहर निकालते हैं। पूर्ण में बेटा अंदर लेने के लिए अलग, निकालने के लिए अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरीके से बेटा आपको परिसंचरण तंत्र भी आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं, खुला और बंद। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सम्मिति ये भी अब मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, छोड़ो आप लोगों को फिर चीजें समझ ही नहीं आएंगी ना। त्रिकोरिक त्रिकोरिक ये बता देती हूँ अभी। सम्मिति की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, प्राणी को सम्मिति के आधार पर भी हमने वर्गीकृत किया है। स्पंज, स्पंज यानी कि आपका पॉरीफेरा, पॉरीफेरा मतलब कि आपका एक नंबर। ये मुख्यतः असम्मिति दर्शाते हैं, मतलब इनमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। ठीक है, जबकि किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा अगर प्राणी के शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसे हम अरीय सम्मिति कहते हैं, जो कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलती है। और इकाइनोडर्म में भी, इकाइनोडर्म में आप यहाँ लिख सकते हैं एनसीईआरटी में कि इकाइनोडर्म के जो वयस्क होते हैं उनमें बेटा अरीय सम्मिति देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में बेटा एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा इनको दो बराबर भागों में विभाजित कर सकती है, इसको हम द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। यही मैंने आपको लिखा है ना। ठीक है, थैंक यू योजक, यही बेटा मैंने आपको लिखा है, लेकिन आपको फिर से एक बार लेक्चर को देखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो गई आपकी द्विपार्श्व सम्मिति, दाएं और बाएं बराबर भाग, ये है आपकी अरीय सम्मिति। आप इसको ऐसे काटो तो राइट और लेफ्ट इक्वल, आप इसको ऐसे काटो तो राइट और लेफ्ट इक्वल, ऐसे काटो तो अपर और लोअर इक्वल। ठीक है, तीसरा बेटा हमने देखा जन्म स्तर की संख्या के आधार पर। तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर से व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि बाह्य और आंतरिक एंडोडर्म, उनको हम द्विकोरिक कहते हैं, जैसे आपका सिलेंट्रेटा हो गया। ठीक है, वहीं अगर भ्रूण के अंदर तीसरी एक और स्तर है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं, इनको हम बेटा त्रिकोरिक कह देते हैं। प्लेटियल मेंथिस से लेकर के आपके रज्जु की मतलब कॉर्डेटा की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आपके द्विकोरिक होते हैं इनमें मीजोग्लिया पाई जाती है। ठीक है, और जो आपके त्रिकोरिक होते हैं इनमें मीजोडर्म पाई जाती है। ठीक है, दिस इज इट। अब आज का आपका होमवर्क क्या है बेटा? आज का आपका होमवर्क है आपको रिवीजन करना है किस किस का, लेक्चर नंबर 1 का और लेक्चर नंबर 2 का। डीपीपी आपको मिलेगी, पर इधर आ जाओ बेबी, तुम हैं, बेबी को देख लो बेबी सो के उठ के ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा, मैंने तो परेशान भी नहीं किया। आपने मुझे परेशान नहीं किया? नहीं, ये तो बेटा मैं ही जानती हूँ ना, आप कैसे बता सकते हो आपने मुझे परेशान? मैं प्यार से बात करूंगी आपको से। सुन लो, मम्मा प्यार से बात करोगी। से हाय टू एवरीवन। हाय, हाय, हेलो दीदी भैयास। हाय वो दीदी भैया। So many didi bhaias are watching you. Can you see them? तो No, you can't see them. Yes. हाँ, तो he is my घर का चिराग कह रहे मैंने आज आपको परेशान भी नहीं किया, अब आप मुझसे प्यार से बात करोगी। थोड़ा सा डांट दो तो मुझसे प्यार से बात करो, मैंने कहा प्यार से तुम सुनते हो। व्हाट आर यू डूइंग? है ठीक है, तो दिस इज वासु, वासुदेव। ओके, चलो बगलो यहाँ से गॉट इट। चल, तो दिस इज इट। मिलेंगे बेटा अब हम कल सेम 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा प्लीज।
लेक्चर्स रिवाइज करके आइएगा। पिछला लेक्चर नहीं पढ़ेंगे तो अगला भी समझ में नहीं आएगा। बाय बाय, टेक केयर। नथिंग।